चलो लेट अस स्टार्ट देन, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे एक नया टॉपिक जिसका नाम था मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पेपर 2 में आप देखोगे और अपना सिलेबस, तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, जिसके बारे में हमें इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था, लेकिन मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्यों जरूरत पड़ी थी। देखो, होता क्या है कि जब भी कोलिजन्स होते हैं या बार बार कोलिजन्स होते हैं, तो हर एक कोलिजन के बाद जो स्पीड, जो मॉलिक्यूल का स्पीड होता है वो चेंज करता है। और जितने बार कोलिजन्स होंगे, सपोज एक दो कोलिजन्स तो होंगे नहीं, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, तो उन बहुत सारे कोलिजन्स की वजह से उनके स्पीड जो होंगे वो डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट होंगे, अलग अलग होगा। तो चूंकि लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, तो उनका स्पीड जो है उसके हिसाब से किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, चेंज हो सकता है। लेकिन जो उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सी, वो क्या करता है, वो किसी एक टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे वो हमेशा जो है वो सेम रहेगा। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि आप सारे वेलोसिटीज को या स्पीड्स को आप क्या करो, उसको स्क्वायर करो और उसका मीन लो और उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो आपको बन जाएगा रूट रूट स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगा वो इट विल बी फिक्स्ड, इट विल बी फिक्स्ड एंड, ठीक है, इट विल नॉट चेंज। इट विल बी फिक्स्ड इन द सेंस इट विल बी फिक्स्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर, और वो हमेशा हमेशा जो है सेम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग उसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो जब हम उसके डेरिवेशन पे जाएंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। हम लोग निकालेंगे कैसे ये देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है निकालने का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सी स्क्वायर dn। तो इसमें मैं थोड़ा सा समझाना ये चाहता हूं कि मान के चलो कि अगर नॉर्मल, अगर कोई डिस्क्रीट चीज होती है, डिस्क्रीट चीज का मतलब होता है कि अगर किसी जगह फिक्स नंबर्स गिवन है हमें, जैसे आपका क्लास है, क्लास में सबके मार्क्स कितने आए हैं और मैं पूछूं कि सारे क्लास वालों का मार्क्स का एवरेज बताना है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी क्लास के बच्चों का मार्क्स है उनको सबको ऐड करूंगा और जितने नंबर ऑफ बच्चे होंगे उनको डिवाइड कर दूंगा। तो एवरेज मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट का या एग्रीगेट का हमें आपको एवरेज मार्क्स पता चल जाएगा। यहाँ पर x1, जैसे फॉर एग्जांपल x1 x2 xn, xn मतलब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और x1 प्लस x2 प्लस xn तक क्या है, ये सबके इंडिविजुअल मार्क्स हैं। सबको हमने क्या किया, सम किया, मेरे कर्सर पे ध्यान दो, सम किया और उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मैंने डिवाइड कर दिया, तो वहां से एक एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं पूछूं कि सबका मुझे स्क्वायर मीन निकालना है, स्क्वायर एवरेज या स्क्वायर मीन, यानी मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, स्क्वायर मीन निकालना है, स्क्वायर मीन या मीन स्क्वायर, तो कैसे होगा, सारे मार्क्स को स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या दे देगा, मीन स्क्वायर। और रूट मीन स्क्वायर क्या दे देगा, जब मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो ये रूट मीन स्क्वायर जो है किसी चीज का, अगर कोई आपका आपका डिस्क्रीट वैल्यूज है तो उसका निकालना इजी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूअस चीज है, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस चीज है, सपोज अगर मान लो ये भी कॉन्टिन्यूअस चीज है, कोई एक डिस्क्रीट चीज तो है नहीं, तो अगर ये कोई कॉन्टिन्यूअस चीज अगर हो और उसमें से कोई चीज मुझे एवरेज निकालना हो या मीन स्क्वायर निकालना हो, तो वो इतना इजी नहीं होता। क्यों नहीं इजी होता, कि जैसे लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया कि कोई भी डिस्क्रीट चीज से अगर कंटिन्यूअस जाता है, आपने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज होता है, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये सेकेंड, कैसे होता है कि डिस्क्रीट में देखो क्या होगा, डिस्क्रीट में आपका हो जाएगा यहाँ पे कि समेशन है, देखो ये समेशन जो है किसके में चला जाएगा, ये चला जाएगा इंटीग्रेशन में चला जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन में चला जाएगा, बट ये इंटीग्रेशन ठीक नहीं है, इसको कर्व लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में चला जाएगा। और ये इंटीग्रेशन कैसे जाएगा, ऐसे, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई कॉन्टिन्यूअस चीज होती है, तो जो यहाँ पर हम जो सम कर रहे थे प्लस ये समेशन इंटीग्रेशन में, देखो ये इंटीग्रेशन में चला जाएगा। तो अगर मुझे एक्स का मीन लेना है,
तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा कोई इनफिनिटेसिमल पार्ट लूंगा dx, और उसमें x के साथ, और अगर मुझे रेंज दिया होगा उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और फिर टोटल नंबर ऑफ x, यानी कि सपोज अगर कोई लेंथ ले रहा हो तो अगर पूरे x को इंटीग्रेट करूंगा तो उसका पूरा लेंथ दे देगा, तो उसको मैंने dx में उसको इंटीग्रेट डिवाइड कर दूंगा, तो इससे पूरा लेंथ मिल जाएगा, और उस लेंथ में, इनफिनिटेसिमल लेंथ में x कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस हिसाब से उसका मीन मिल जाएगा। सिंपल है। आप यहां देखो x है x1 प्लस x2, तो इसको मैं बेसिकली क्या लिख सकता था, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था अगर मैं छोटे में लिखूं, समेशन, दिख रहा है x i, ठीक, i मतलब डॉट, ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर n, दिख रहा है टोटल नंबर n। अब यही चीज अगर कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा तो ये वाला जो चीज है वो क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एक्स आई की जगह हो गया x, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा dx, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर n चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे dx में इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक, ये हमारा हो गया। तो मैं कहना जो चाह रहा हूं ये, कि उसी तरह से जैसे ये कॉन्टिन्यूअस चीज में आप देख रहे हो, ये समेशन वाला जो चीज है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स सब में पढ़ा ये चीजें, तो एक्स डीएक्स उसी तरह से कॉन्टिन्यूअस चीज में वो समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये हो गया मान लो एवरेज मीन की निकालने के लिए, अगर उसी तरह से अगर नंबर होता तो डीएक्स के जगह, जैसे यहाँ नंबर है ऊपर वाले में देखो समेशन वाले में, तो यहाँ डीएन में इंटीग्रेट करोगे, और टोटल इंटीग्रेशन जब डीएन करोगे तो ऑब्वियसली क्या दे देगा, एन दे देगा टोटल नंबर, जो कि एन से डिवाइड किया। ये मैंने, ये वाला जो फॉर्मूला वो एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ मैंने, ठीक है। अब आ जाओ आगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी इंटीग्रेशन है, तो एक मिनट इरेज कर दें, अदरवाइज ये पूरे पेज में चलता जाएगा। हाँ हाँ दीपक, तुम कर सकते हो, दिखाई देगा, बिल्कुल कर सकते हो। इस पे एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कि जैसे अगर आपको कोई डाउट है, आप समझ रहे हो, तो आप एनोटेट में जाओ, एनोटेट देखो नीचे आपके यहाँ एनोटेट होगा, और एनोटेट में आप उसमें कोई भी ड्रॉ करके एक लाइन लेके कर्व वाला, और उसमें कलर चूज करके आप मेरे साइड में या आप मेरे ही स्क्रीन पे आप पूछ सकते हो, जैसे आप जैसे जैसे ना आप वहां से लोगे करके देखो, कोई जैसा अभी दीपक कर रहा था, सपोज मैंने ये ड्रॉ लिया, स्क्रीन दिख रहा है, ड्रॉ में अगर मुझे सपोज आपसे मुझसे पूछना है कि सर ये लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, तो आप अंडरलाइन कर दो रेड से, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये लाइन क्लियर नहीं हुआ है। तो देर आर वेरी वेज नाइस वेज टू स्टडी, ऐसा नहीं है, आप मुझे आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि मुझे कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है। एनीवेज वो लास्ट क्लास में, अभी क्लास के एंड में करेंगे, बट फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमको ये मीन स्क्वायर निकालना हो कॉन्टिन्यूअस चीज का, तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसका मीन लगाएंगे, अगर यहाँ मीन लगा देंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाई डीएक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी ठीक नंबर्स में भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डीएन रहेगा, और यहाँ पे एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर रूट क्या होगा, जो आप मीन निकालोगे मीन स्क्वायर उसका रूट ले लेना। तो यही तरीका है, और आप ध्यान से देखो कि जो हमने ऊपर ये किया हुआ है, ये ऊपर यही चीज किया हुआ है कि ऊपर जो हमारा जो फॉर्मूला है निकालने का, सी स्क्वायर वन बाई एन, वन बाई एन का मतलब हो गया देखो इंटीग्रेशन ओवर डीएन, तो वही हमने वन बाई एन लिख दिया, सी स्क्वायर डीएन को इंटीग्रेट करोगे तो डीएन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी सी और सी प्लस डीसी के बीच में जो रहेगा, एन जो है टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स है, और डीएन बाई एन क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में रहेगा इन द रेंज यू प्लस एंड यू प्लस ड्यू के रेंज में। अब ध्यान दो, ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी या जो स्पीड होगा वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है उसका, ठीक है, वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमने एक्स डायरेक्शन में यू ले लिया, वाई डायरेक्शन में वी ले लिया,
और z डायरेक्शन में आप w भी कह लो या ओमेगा कह लो, मैं जनरली ओमेगा बोलूंगा, ठीक है। तो मैंने ओमेगा ले लिया, तो u v ओमेगा जो है आपका, ये वेलोसिटीज हैं x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में। इन तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज ले सकता है। जब हम x की बात करेंगे तो यहाँ पर ये डी एन एक्स बाई एन हो जाएगा, y की बात करेंगे डी एन वाई बाई एन हो जाएगा, z में जब बात करेंगे तो डी एन जेड बाई एन हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे। अब जैसे मैंने नीचे देखो मैंने लिख दिया है कि डी एन एक्स बाई एन क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ u एंड प्रोपोर्शनल टू डी यू। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसका x डायरेक्शन है, जिनकी वेलोसिटी होगी, है ना, वो u के प्रोपोर्शनल होंगे, और है फंक्शन ऑफ u होगा और du के प्रोपोर्शनल होंगे। चूंकि स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका x डायरेक्शन में स्मॉल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एन एक्स बाई एन इज इक्वल टू एफ म्यू डी यू। तो डी एन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन एफ यू डी यू। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से y और z डायरेक्शन के लिए सेम इसी पैटर्न में डी एन वाई क्या हो जाएगा, एन यू, क्योंकि v जो है y डायरेक्शन में था याद करो, और ओमेगा z डायरेक्शन में था। तो उसी तरह से इक्वेशन 1 के हिसाब से सिंपली इक्वेशन 2 आपका मिल जाएगा, और लिखने बस आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। अब आ जाओ, फ्रैक्शन ऑफ डीएनएक्स मॉलिक्यूल्स whose y component of velocity lie in the range v plus vdv is given by equation। अब मतलब ये देखो ध्यान से देखना जरा, इसमें क्या देखना है कि जो डीएनएक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो डीएनएक्स मॉलिक्यूल है, उस डीएनएक्स मॉलिक्यूल में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी, वो मॉलिक्यूल्स। लेकिन उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका वाई कंपोनेंट भी होगा, राइट। तो डीएनएक्स मॉलिक्यूल जो एक्स डायरेक्शन में है, उन मॉलिक्यूल्स में से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका की कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में भी होगा, उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट। तो वो कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हमने उसको नाम दे दिया डी स्क्वायर एन एक्स वाई। एन एक्स वाई का मतलब हो गया कि द कंपोनेंट ऑफ एन डी एन एक्स, है ना, कंपोनेंट ऑफ डी एन एक्स इन विच हैज वाई कंपोनेंट। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं बेसिकली लिख रहा हूं डी, है ना, पाई डी एन, ये देखो एक्स ऑफ किसका, इट विल बी ऑफ डी एन एक्स। ठीक से नहीं लिख जा रहा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, सर वहाँ क्या लिखे हैं? बता रहे हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं, रुक जा। यहाँ लिखे हैं ये डी, नहीं सही आ रहा, रुक जा। एनीवेज इसको मैं लास्ट में डिलीट करूंगा, ठीक है। अभी आप समझो, अभी मैं समझा, इसको मैं वर्ड्स में समझा देता हूँ, इसको मैं लास्ट में डिलीट करूंगा, ठीक है। अब देखो, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जो डी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, डी ऑफ डी एन एक्स वाई, ठीक है, डी ऑफ डी एन एक्स हो गया ऑफ वाई कंपोनेंट, यानी कि डी स्क्वायर एन एक्स वाई हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एन एक्स, क्योंकि डीएनएक्स का फ्रैक्शन ले रहा हूं मैं, डीएनएक्स का वो फ्रैक्शन ले रहा हूं जो वाई कंपोनेंट हो। तो डीएनएक्स में से कितना वाई कंपोनेंट है, तो हो जाएगा डी स्क्वायर एन एक्स वाई। जैसे यहां देखो ये लिखा है ना मैंने, डी एन वाई बाई एन, मेरा कर्सर देखो, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ वी डी वी, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा था कि जो भी वाई कंपोनेंट होगा वो एफ वी के फंक्शन होगा वी का, और डीवी के प्रोपोर्शनल होगा, जैसे ऊपर अभी लिखा था मैंने, तो उसके इक्वल हो जाएगा। फिर डी स्क्वायर एन एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, डी एन एक्स एफ वी डीवी के बराबर। सेम इसी को सॉल्व किया मैंने, तो डी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने डी एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कहां से, इक्वेशन 1 से। देखो इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला। तो ऊपर जब डी एन एक्स जब नीचे पुट कर देंगे तो ये मेरा इक्वेशन 3 बन जाएगा। अब देखना, अब इंटरेस्टिंग चीज, अब डी स्क्वायर एन एक्स वाई भी बहुत लार्ज क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लार्ज क्वांटिटी है तो इसमें से भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हो गए जिनका एक वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, विन द रेंज ओमेगा प्लस ओमेगा डी डब्ल्यू के बीच में। तो अगर उनका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा तो अब ये डी क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब ऑफ एन एक्स वाई जेड। और किन में से कंपोनेंट लेना है, D2 वाले में से, यानी कि जो ऐसे x वाले जिनका y था और उनमें से भी जिनका z होगा। तो D2 वालों में से कुछ ऐसे होंगे जिनका z कंपोनेंट भी होगा।
तो उसको लेना है हमें। जब उसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, dnz/n बराबर f ओमेगा d ओमेगा। अब यहाँ जो d2nxy आया है, ये इक्वेशन 3 से यहाँ पुट कर देंगे d3 वाले में, तो ये हमारा इक्वेशन 4 मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। बस सब्स्टिट्यूट करना है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब देखो हमारा इक्वेशन 4 मिल गया, ठीक। अब इक्वेशन 4 मिलने के बाद हमें क्या करना है कि अब हमें चलना है, एक नए टर्म को डिफाइन करेंगे, डेंसिटी और वेलोसिटी पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। अब डेंसिटी और वेलोसिटी पॉइंट्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है कि अगर डेंसिटी क्या होता है, देखो हम सभी डेंसिटी जानते हैं, और डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी नंबर, अगर नंबर डेंसिटी ले रहे हैं तो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जब ले रहे हैं तो अगर हम स्मॉल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डीक्यू एन हो जाएगा, यानी डीएन की तरह। और स्मॉल वॉल्यूम का मतलब इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम लेंगे वेलोसिटी स्पेस में, तो क्या होगा, एक डी होगा, एक डीवी होगा, एक डी ओमेगा होगा। तो उनका जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड छोटे वाले कंपोनेंट को, तो वो स्मॉल वॉल्यूम दे देगा डीवी की तरफ, है ना, वेलोसिटी स्पेस में। तो देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये मेरा कर्सर देखो, ये नंबर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। तो नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नथिंग लाइक अ डेंसिटी। तो हमने एक वेलोसिटी पॉइंट्स का डेंसिटी को डिफाइन किया है, जिसको हम ये डेफिनेशन दे रहे हैं। ऊपर देखो इक्वेशन 4 में ऑलरेडी मेरा डी क्यू एन जो है डिफाइंड है, तो डी क्यू एन के जगह हम ये पुट कर देंगे। और यहाँ देखो इस सॉलिड टर्म में डी यू डीवी डी ओमेगा है, तो नीचे वाले डी यू डीवी डी ओमेगा से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, रो इज इक्वल टू एन एफ यू एफ वी एफ ओमेगा। और ये मैं इसको नाम दे रहा हूं क्या, इक्वेशन 5, ठीक है। और इक्वेशन 6 से जो मेरा नेक्स्ट क्लास था या जो हुआ है, उसमें प्रीवियस क्लास जो हुआ था उसमें मैं ऑलरेडी इस वाले पेज से मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अगर इसमें कोई अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो मेरे से। यहां तक इक्वेशन नंबर 5 तक अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है आपको तो प्लीज यू कैन डिस्कस। सर रो के लिए d3nxyz ही क्यों ले रहे थे? इसमें सर रो के लिए डिफाइन किए ना, स्मॉल नंबर बाय स्मॉल वॉल्यूम। हाँ सर यहाँ d3nxyz ही क्यों लिए हैं? हाँ, क्योंकि इसलिए लिए हैं क्योंकि ये तीनों का कंपोनेंट हो गया ना, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट, तीनों डायरेक्शन का ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। मतलब ये ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी होगा, उन्हीं एक्स में से वाई का होगा, और उन्हीं एक्स वाई में से जेड का भी होगा। आप वही ले सकते हैं ना ओके जिनको आप तीनों को रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए। ठीक है। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन है? ये गैलेक्सी Z2 कौन सा है, प्लीज नेम योर सेल्फ। अपना एक बार आप वीडियो ऑन कर लेना, ठीक है। ओके, एक लेट मी सी, स्क्रीन मिररिंग नहीं हो रहा, नहीं तो। और कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछो एक बार। आप लोग प्लीज इस वीडियो देखो, मुझे खुद पढ़ाने में दोबारा इस चीज को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं और क्लियर कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप लेक्चर मेरा सुनते जाओगे ना, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा तिबारा जब आप सुनोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या डाउट है। ये देखो रेड कलर से कोई मार्क करना चाह रहा है, शायद दीपक मार्क कर रहा है। और किसी को कोई पॉइंट है, किसी इक्वेशन में कुछ डाउट है, पूछना है तो आप कर सकते हो। No, sir, no, have